नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 74, 75, 76 और 72 बहुत ही फेमस आर्टिकल्स हैं सारे। ठीक है, देखिए 72 है जो वो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, सही है। 76 है जो महान्यायवादी से के कार्यालय से संबंधित है, ये भी सही है। उसके अलावा जो आर्टिकल 75 है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और 74 आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देना, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दोनों हैं जो आपस में इंटरचेंज थे, और 3 और 4 आपस में सही है। ठीक, तो बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अनुच्छेद 78 है जो, उसके तहत मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में पीएम राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है, प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 20% सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि 15% है जो लिमिट है, वो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान 30 न्यायाधीश हैं। तो देखिए अगर आप चीफ जस्टिस को भी मिला लेते हैं तो हो जाएंगे वो 31। ठीक है, तो इसलिए हो जाएंगे गलत। टोटल कितने हो गए, एक चीफ जस्टिस प्लस 30 इज इक्वल टू 31। ठीक, और भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 6 का एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर नियंत्रण है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा सही है, पहला गलत, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रधानमंत्री भी होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे करेंगे। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, वह भारत के चौथे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान भारत के प्रधानमंत्री की शपथ के लिए कोई भी विशेष कारण निर्दिष्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक कारण है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है पर पीएम के ओथ से रिलेटेड। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित की किसी भी जानकारी को अपने कैबिनेट सहयोगियों, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ साझा करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, इनके साथ वो साझा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सही सुमेल लेते हैं। आर्टिकल 131, 136 या 143। तो देखिए 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित है, सही लिखा है। 136 है जो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये गलत हो गया, क्योंकि 136 है जो वो है स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन। और आपका जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो है आर्टिकल 132। ठीक, और अनुच्छेद 143 है जो वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इसके तहत क्या है कि प्रेसिडेंट सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी डिसीजन को लेकर के सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है उससे संबंधित 3 कथन लिखे हुए हैं कि उनके अपॉइंटमेंट किस किस केस में हो सकते हैं और किस में नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको चुनना है कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जब उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीश की
कोरम की कमी होती है, ठीक है। कोरम जब कंप्लीट नहीं हो पाती तो उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस को बुला लेते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो अपॉइंट होते हैं वो उनका नाम है एडहॉक जज बोलते हैं उनको, ठीक है, एडहॉक जज, ना कि एक्टिंग, ठीक है। अगला देखिए, सीजेआई का कार्यालय खाली है अगर उस केस में आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस बन सकते हैं, सही है। और सीजेआई अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, उस केस में प्रेसिडेंट आपका इनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस का, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आर्टिकल 144, 126 और 124, ठीक है। तो देखिए 124 है जो वो आपका हो गया सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिंपल है, ठीक, ये तो सही है। बाकी दोनों देख लेते हैं। 144 है जो वो है सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना, ये भी सही स्टेटमेंट है ना। सिविल एंड द जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आपका 126 है जो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर सही है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो याद कर लें इनको, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें क्या हैं। एक तो देखिए संसद उनकी जो आपके एम्यूलमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेजेस वगैरह जो उनको दी जाती हैं, विशेषाधिकार जो दिए जाते हैं, उनका निर्धारण करती है, कौन करती है? संसद, ठीक है। अलग से भी पूछा जाता है, याद रखें इसे। उसके अलावा संसद बीच में जब कार्यकाल चल रहा है तो उस टाइम पे इनके जो एम्यूलमेंट्स और अलाउंस है उनको कम नहीं कर सकती, ठीक है। और एक स्पेशल पावर ये भी है कि उन्हें किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट दी गई है, ठीक है। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से उनके पास एक इम्यूनिटी है, चाहे भले ही वो एक्ट है जो उनके खुद का व्यक्तिगत हो, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल लोकसभा ही महाभियोग की शुरुआत कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। केवल लोकसभा महाभियोग की शुरुआत नहीं कर सकती, बल्कि आइदर हाउस में आपका ये स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। राज्यसभा इनिशिएट इसको कर सकती है, अगर राज्यसभा इसको इनिशिएट करती है तो उस केस में क्या होगा कि लोकसभा के पास चार्जेस के साथ इसको भेजा जाएगा और लोकसभा फिर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर वो सही निकला तब चार्जेस को पास करेगी, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त क्या है? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट जो लिखा गया है वो यही है कि वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान में इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जा सकता है? देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर चुके हों तब खाली होगा। उसके बाद यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं तो भी खाली माना जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे तो भी खाली माना जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं? अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायी शक्ति है, ठीक है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये भी विधायी शक्ति है। उसके अलावा वह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों की नियुक्ति करता है, ये नहीं है, ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दबाव समूह चरित्र में सार्वभौमिक संगठन है, सही स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल कैरेक्टर के होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो है, प्रेशर ग्रुप्स tries to promote the interest of their members by exerting pressure on executive, judiciary और legislative, ठीक है। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स से आप समझ रहे हैं ना, प्रेशर ग्रुप्स का मतलब हुआ कि वो सारे ग्रुप्स जो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपने कार्यों के द्वारा, जैसे ये कोई स्टूडेंट यूनियन भी हो सकता है, एबीवीपी आपने सुना होगा, एनएसयूआई हो गया है ना, तो जेएनयू वगैरह में जो चलते रहते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है कि जो भी देश में ऐसी कोई घटना हो रही है जिस पर सरकार का मतलब ध्यान जाना चाहिए और सरकार उसको हल्के में ले रही, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये उसको प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं जनता को, ठीक है। तो जिसकी वजह से सरकार को इन्हें सुनना पड़ता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, सी आंसर।
अगला देखें, दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ये राजनीतिक दलों को वित्त पोषित भी करते हैं, मतलब फाइनेंस भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। उसके क्योंकि कई तरह के होते हैं ना ये अब प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स का ही प्रेशर ग्रुप्स होगा, है ना, ट्रेड यूनियंस का भी हो सकता है, उसके अलावा जो है बिजनेसमैन का भी हो सकता है। तो जो बिजनेसमैन का है वो क्योंकि फाइनेंस कर रहा है सरकार को, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा यह प्रदर्शन आयोजित करता है, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये तो पता ही है हम लोगों को। उसके अलावा ये नीति नेताओं निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स को बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि पॉलिसीज जो आगे बने वो उन पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड किया जाए जो इनकी डिमांड्स हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए बेसिकली ये क्या है कि कुछ पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि ये कब कब गठित हुए हैं, इनके साथ आपको बेसिकली मैच करना है। तो 2005 में बना था आपका जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला पार्लियामेंट्री फोरम। तो ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो बन गया था आपका 1950 में। और 2010 में गठित युवाओं पर पहला संसदीय मंच, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2010 में नहीं बना था, ये बना था आपका 2006 में। और 2008 में गठित आपदा प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच, ये भी गलत, ये आपका बना है 2011 में। और 2012 में गठित बच्चों पर पहला संसदीय मंच, ये भी गलत क्योंकि ये 2012 में नहीं 2006 में बना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। आर्टिकल 80 है जो वो किससे संबंधित है, वो है आपका जो राज्यसभा है उसकी संरचना और इसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित, ठीक है। और जो आर्टिकल 79 है वो है भारत की संसद के संविधान से संबंधित है, ठीक। तो ये दोनों ही जो इंटरचेंज है, आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके अलावा दूसरा देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में अधिकतम 238 सदस्य चुने जा सकते हैं। राज्यसभा की बात हो रही है, तो मैक्सिमम 238 और बचे हुए 12 मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी समिति है। स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है, लोक लेखा समिति, आचार समिति और रेलवे सम्मेलन समिति, ठीक है। तो देखिए रेलवे सम्मेलन को छोड़ के बाकी लोक लेखा और जो आपकी एथिक्स कमेटी है, ये दोनों क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए स्थायी समितियां स्थायी होती हैं, मतलब कहने का स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट कमेटीज जिनका गठन नियमित आधार पर मतलब रेगुलर बेसिस पर होता है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और जो आपकी तदर्थ समितियां यानी कि एडहॉक कमेटीज हैं वो टेम्परेरी हैं, ठीक है, अस्थायी हैं, और जब काम पूरा हो जाता है, टास्क पूरा हो जाता है तो उनको भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 77 का जो 1 है उसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ठीक है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं जो भी वो सारे हैं जो वो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है भारत का, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो सारे काम हैं जो करे कोई भी लेकिन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 77 का जो 3rd पॉइंट है वो कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों के में कार्य में आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, ठीक है। तो जब कोई मान लीजिए कि दूसरे देश का कोई हेड ऑफ द स्टेट आया है, ठीक है, तो यहाँ अगर राष्ट्रपति को उनसे मिलना है तो कई बार क्या होता है कि डेलीगेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बिहाफ पे कोई दूसरा मिलने चला जाता है, ठीक है, और वही उस मीटिंग को हेड कर लेता है, ठीक। तो ये डेलीगेशन कहलाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोनों ही स्टेटमेंट में कि जो एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं जो उनको क्या है, डेलीगेट किया जा सकता है ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 74 में दिया गया है। देखिए ये स्टेटमेंट है जो आपका गलत है, क्योंकि अगर दिया गया है लिखा है तो देखिए ये कहीं भी नहीं दिया गया है, ना ही कॉन्फिडेंस मोशन और ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो मतलब ये कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया। लेकिन आर्टिकल 75 है जो
उसमें क्या लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि मेजॉरिटी है जो लोकसभा की वो पीएम को सपोर्ट करनी चाहिए, पीएम और उसकी जो कैबिनेट है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो अर्थ निकलता है वो है आपका अविश्वास प्रस्ताव वाला। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव को 75 में मान लिया जाता है, लेकिन अगर यह है कि संविधान में लिखा हुआ है तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ये नहीं मतलब ये पारित हो जाए अगर, तो इस्तीफा देना पड़ता है मंत्रिपरिषद को। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट नीचे के सही हैं, 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहां वो बोल सकता है और मतदान भी कर सकता है। ठीक, दोनों ही सही है। और ऐसा सदस्य जो उस सदन का सदस्य नहीं है वह वहां पे बोल तो सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम से लगाएं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। तो वीपी सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1989 से 90, उसके बाद चंद्रशेखर का 90 से लेकर के 91, उसके बाद एचडी देवगौड़ा का हो गया आपका 96 से 97 और आई.के. गुजराल का 97 से 98। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है और ये बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड थे इनके, तो इन चारों को याद रखें। अलग से भी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरे 5 साल नहीं किया है, तो उनमें से ये चारों हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल कौन सा है। बेसिकली इनके 3 कार्यकाल हैं। ठीक है, उन तीनों को आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला देखें, महान्यायवादी से संबंधित ठीक है कथन है, उनमें देखिए आर्टिकल 76 का 3rd पार्ट कहता है कि इसे महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा दूसरा देखिए, इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, आर्टिकल 76 का 1 है जो, उसके अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट नहीं होगा, वो होगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है जो वो एडवाइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर्स पे, यानी कि किसी भी कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं। सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। अगला तीसरा देखते हैं, वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। निम्नलिखित को वरीयता क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से आपको लगाना है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर है 9। ठीक है, उसके अलावा जो राज्यसभा के उप सभापति का 10 हो जाएगा, और फिर आपके जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका हो जाएगा 11, और जितने भी सेना के अध्यक्ष होते हैं उनका हो जाएगा 12। ठीक है, ये इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1985 वाला, वो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद यह दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनको अयोग्यता प्रदान करता है, ये भी सही है। और संशोधन है जो ये वाला, ये इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, है ना, 1985 की बात है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनके प्रमुख कार्य कौन से हैं। प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री को सलाह देना, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, और राज्य के मामलों के संबंध में राज्यपाल को रिपोर्ट करना, ये वाला गलत हो जाएगा। राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करते हैं, और सत्रावसान और विघटन है जो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, आंसर सी।
अगला देखिए, प्रोटेम स्पीकर को चुने जाने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए, लोकसभा में बहुमत से इनको चुना जाता है, गलत। विपक्ष के प्रमुख होते हैं ये, नहीं। और राज्यसभा का उपसभापति होता है, ये भी गलत। लेकिन इनको सामान्यतः जो चुनी हुई पार्टी है उसमें जो वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बेसिकली चुन लिया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, प्रोटेम स्पीकर के कार्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रोटेम स्पीकर के बेसिकली क्या दो कार्य होते हैं। ठीक है, एक, सबसे पहले जब वो चुने जाते हैं तो मतलब सबसे पहले वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को। और दूसरा कार्य होता है कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसको चुने जाने की जो प्रक्रिया है उस पर हेड करना, उस प्रक्रिया को, मतलब उस प्रोसेस को, उस प्रोसीडिंग को हेड करना। ठीक है, यही दोनों कार्य हैं, यही दोनों इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, लोकसभा में निम्नलिखित राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या को घटते क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में है 80, ठीक है, महाराष्ट्र में है 48 और वेस्ट बंगाल में है 42। ठीक है, ये टॉप 3 है, ये तीनों आपको याद रखनी है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र के, मतलब जो प्रीवियस लोकसभा हुई है उसका जो लास्ट सेशन है और जो नई अगला सत्र होने वाला है उसका जो फर्स्ट सेशन है, ठीक है, उसके बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। और दूसरा देखिए, आर्टिकल 85 में बेसिकली है। और अगला देखिए, वर्तमान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है। खर्च की अधिकतम सीमा है जो, वो है 70 लाख रुपए। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 28 लाख रुपए। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हुआ था वो 489 सीट्स के लिए हुआ था। ठीक है, और यह चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। ठीक है, ये भी सही है। और 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ उसमें जो लोकसभा की सीटें 500 थी उससे बढ़ा करके 525 कर दी गई। और यूटी की जो सीटें लोकसभा में 25 थी उनको घटा करके 20 कर दिया गया। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, जो अभी वर्तमान की अगर बात करें तो अभी तक कितनी थी, 552। ठीक है, लेकिन दो जो है वो खत्म हो गई, एंग्लो इंडियंस का प्रावधान खत्म कर दिया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ठीक है, तो जब दो खत्म हो गई तो बची कितनी, 550। ठीक है, 550 में से जो 530 हैं वो स्टेट्स से भरी जाएंगी और जो बची 20 हैं वो यूटी से भरी जाएंगी। ठीक है, तो यही दोनों कथनों में लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, लोकसभा की सीटों को राज्यों के मध्य बंटवारा निम्नलिखित में से किस जनगणना के आधार पर हुआ है। 1971, 91, 2001 और 2011। तो वो अभी जो हुआ है वो है 1971। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि खत्म हो रहा था 2001 में। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा दिए। बेसिकली आपको कमेंट्स में बताइएगा कि ये कब खत्म हो रहा था और फिर इसको कौन से साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कब अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची पर विधि बना सकती है। एक तो जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेंबर से बहुमत पास कर दे। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यदि राज्यसभा घोषित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट है। बेसिकली आपको याद रखना है कि ऐसी जो विधि है वो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी। अगला देखें, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा सरकार के ऊपर। संसद भंग हो जाएगी, गलत। विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, गलत। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये भी गलत। और सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटें समान हैं। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, गुजरात में भी 11 सीटें हैं। इसके अलावा यूपी की आप याद रख लीजिए कि 31 सीटें हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी, तीनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 66 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और आर्टिकल 89 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ ये अनुच्छेद हैं जो ये आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये एज पर आर्टिकल 89 होना चाहिए, और ये वाला स्टेटमेंट है जो वो आर्टिकल 66 के लिए है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। गलत, 30 वर्ष है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 230। ये भी गलत क्योंकि 250 है। और वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 हैं जो वो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, और 8 हैं जो वो संघीय क्षेत्रों में एकल संक्रमणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है जो उसके माध्यम से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही स्टेटमेंट है। और राज्यसभा में 12 जो हैं वो मनोनीत है, तो टोटल हो गए ना, देखो 225, उसके बाद आपके 12 मनोनीत और 8 यूटी वाले। ठीक है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 245। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, सही स्टेटमेंट है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है। प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये गलत है क्योंकि 2/3 नहीं है, 1/3 है, 1/3 है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 28 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन है। ठीक है, और लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 28 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 14 दिन होना चाहिए। ठीक है, दोनों बाकी स्टेटमेंट सारे सही हैं, सिर्फ यहाँ पर दिन है जो वो संख्या गलत है, 28 नहीं 14 दिन है। तो आंसर होगा इसका नाइदर, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 105 है जो वो संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार को निर्धारित करता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और 253 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि को संपूर्ण भारत में या किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पे कोई भी कानून, ये देखिए, बिना किसी, ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति के बना सकता है। ठीक है, इसीलिए जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो पॉइंट आउट नहीं हो पाते, लेकिन क्वेश्चन करते समय वो ध्यान में आ जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी राज्य के, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किन संबंधों में होती है? धन विधेयक के मामले में, साधारण, या फिर वित्त विधेयक? तो धन विधेयक के मामले में नहीं होती क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोकसभा जो है वो प्रिवेल कर जाती है राज्यसभा से। ठीक है, बाकी साधारण विधेयक पे और वित्त विधेयक पर हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन विधेयकों में संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं आज तक? आज तक बेसिकली 3 बार जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया गया है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है जो उनमें सहमति नहीं बन पा रही है, और जब सहमति नहीं बनती है तब उस केस में ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, जिसको हेड कौन करते हैं? स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, देखिए कब बुलाया गया है? एक तो 1961 में दहेज निरोधक विधेयक के मामले में बुलाया गया था, 1978 में जब बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पास हुआ तब बुलाया गया, और 2002 में पोटा के लिए बुलाया गया। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आर्टिकल 59 है जो वो कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 89 है जो वो कहता है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये सही है। और आर्टिकल 85 कहता है कि प्रत्येक सदन की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के बीच में 6 माह का गैप होगा, उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों ही यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राक्कलन समिति है जो वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 25 सदस्य होते हैं, नहीं 30 सदस्य होते हैं। ठीक, भारतीय संसद संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर कोई भी सांसद है जो वो बिना परमिशन के 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उस केस में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और 2000 में, सन 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे, क्या नाम था उनका, बरजिंदर सिंह हमदर्द। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आर्टिकल 109 है जो वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, और जो डेफिनेशन है वो आपकी 110 में लिखी गई है। और 111 में जो है वो विधेयकों पर अनुमति, असेंट टू बिल्स के बारे में है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है यहाँ से चेक करके। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।